आखिर एक महिला इतना खौफनाक प्लान कैसे बना सकती है? इस केस को पुलिस ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा है और सारे सबूतों को इकट्ठा कर अब फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका आशिक राज कुशवाहा भी अब जुर्म कबूल कर चुका है। आखिर कैसे भोले भाले राजा रघुवंशी को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया? इस बारे में जो आपने अब तक सुना है वो अधूरी कहानी थी, लेकिन आज मैं आपको पूरे फैक्ट्स, सबूत और पुलिस की जांच के आधार पर इस केस की एक एक परत खोलकर दिखाने वाला हूं, वो सच जिसे अब तक आपसे छुपाया गया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब न करें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जब आप पूरी सच्चाई जान लें तो कमेंट में सोनम जैसे खूनी दिमाग के खिलाफ और राजा रघुवंशी के न्याय के समर्थन में अपने शब्दों में कुछ जरूर लिखें। आपका एक एक कमेंट ये दिखाएगा कि राजा रघुवंशी की न्याय के लिए कितने लोग खड़े हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 से। उस दिन रामनवमी थी और रघुवंशी समाज का भंडारा चल रहा था। यही वो दिन होता है जब समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में दर्ज करते हैं। सोनम के परिवार वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। एक तो राजा की नौकरी अच्छी थी और दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। इसके बाद सोनम की मां ने राजा के घर फोन किया। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की थी जिसे अगर उसके परिवार वाले समय रहते समझ जाते तो शायद आज राजा जिंदा होता। राजा ने एक दिन अपनी मां को बताया था कि सोनम मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दरअसल राजा सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने साफ मना कर दिया। राजा जब फोन करता तो सोनम बात नहीं करती थी। जब राजा की मां ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। राजा के परिवार ने उस समय इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा शायद सोनम सच कह रही हो। फिर आया 10 मई का वो दिन जब दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवार खुश थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के चलते उसे ये प्लान टालना पड़ा। इसी बीच सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक कर दी। जब राजा को इसका पता चला तो वो भी हैरान रह गया। राजा ने अपनी मां को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट बुक कर दी है। टिकट हो चुका था, इसलिए मां ने भी अधूरे मन से कह दिया, ठीक है चले जाओ। अगले दिन सोनम और राजा घर से तैयार होकर निकलने से पहले अपनी मां सास से मिलने जाते हैं। सोनम ने शादी के दिन वाले सारे गहने पहन रखे थे। सास ने देखा तो कहा, बेटी इतनी दूर जाने पर इतने कीमती गहने नहीं पहनकर जाया जाता। किसी की नजर लग गई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सोनम ने सास को मना लिया, ये कहते हुए, मम्मी मैं संभाल लूंगी। सिर्फ सोनम ही नहीं, राजा ने भी सोने की चेन, डायमंड की ब्रेसलेट और हाथ में 2 सोने की अंगूठियां पहन रखी थी। इस पर भी मां ने कहा, बेटा तुम भी ये सब पहनकर मत जाओ। लेकिन राजा ने जवाब दिया, मां सोनम कह रही है कि ये सब मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पहन लिया। मां थोड़ी देर सोचती है, हनीमून पर कौन इतना सोना पहनकर जाता है, लेकिन फिर दोनों की खुशी देखकर कह देती है, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना किसी की इस पर नजर न पड़े, नहीं तो तुम दोनों को नुकसान हो सकता है। मां ने तो जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब सोनम की एक सोची समझी चाल है। उसका असली प्लान था राजा को मारकर उसके सारे गहने और कीमती सामान लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाना। इतना ही नहीं, हनीमून पर जाने से पहले ही सोनम ने हनीमून खर्चे के नाम पर राजा से 9,50,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 22 मई को वे शिलोंग के एक गांव में स्थित शिपारा होमस्टे में रुके थे। लेकिन 23 मई को उनके साथ जो हुआ वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। दरअसल 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। फिर वे लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। असम में 1-2 दिन घूमने के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचते हैं। वहां के एक स्थानीय रेंटल एजेंसी से वे दोनों एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और उसी स्कूटी से आसपास की कुछ जगहों की सैर करते हैं। अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 पर दोनों अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। चूंकि वे अपना पूरा लगेज स्कूटी पर लेकर नहीं घूम सकते थे,
इसलिए जितना भी कीमती सामान था उसे एक छोटे बैग में डालते हैं और बाकी का सामान होटल के रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग व्रत था, इसलिए दोनों एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं और साथ में कॉफी पीते हैं। इसके बाद वे लोग उसरा हिल्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सास से फोन पर बात करती है। वो कहती है, हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन कर लूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से यह साफ पता चलता है कि राजा और सोनम जिस जगह घूमने गए थे वहां वे पहले ही घूम चुके थे और करीब 1:30 के आसपास अपनी स्कूटी के पास लौट रहे थे। ये राजा और सोनम के बीच की आखिरी कॉल साबित होती है, क्योंकि 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई विपिन ने सोनम को कॉल किया तो सोनम का मोबाइल रिंग तो कर रहा था, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी पूरी तरह बंद हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 1:20 से लेकर 1:47 के बीच के समय में ही कुछ अनहोनी घटी थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलोंग पहुंचते हैं। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बताया जाता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह 5 बजे ही होटल से चेकआउट कर चुके थे और उनका सामान अभी तक होटल में ही रखा हुआ है। तब से अब तक उस बैग को लेने कोई नहीं आया था। यह सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, दोनों किसी मुसीबत में हैं। उधर राजा और सोनम की घर वालों से बात किए हुए भी 1 दिन से ज्यादा समय बीत चुका था। ऊपर से पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र भारी बारिश की चपेट में था। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन, लैंडस्लाइड के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसलिए राजा के बड़े भाई विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए खुद ही राजा के फैमिली वाले राजा और सोनम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा और सोनम ने अपने ट्रिप की कई फोटो और वीडियो अपने परिवार को भेजे थे। इन्हीं में से एक फोटो में पीछे एक पोस्टर दिखता है, जिसकी मदद से वे उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। वो बताता है कि उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से उसकी लोकेशन का पता चल गया। जब लोग उस जगह पर पहुंचे तो देखा कि स्कूटी एकदम सही तरीके से पार्क की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी चाबी अब भी उसमें लगी हुई थी, लेकिन जो हेलमेट स्कूटी के साथ दिया गया था वो वहां नहीं मिला। ये बात और भी अजीब लग रही थी। उस समय तक पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक सांसद ने इस केस में दिलचस्पी दिखाई, तब जाकर सर्च ऑपरेशन को तेजी से शुरू किया गया। हालांकि खराब मौसम ने राहत और बचाव कार्य में काफी रुकावट डाली। इसके बावजूद वहां के लोकल लोग राजा और सोनम को ढूंढने में आगे आए। लगभग 50 रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया, जिनमें स्थानीय लोग, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनडीओ के सदस्य शामिल थे। जहां ये टीमें नहीं पहुंच पा रही थीं, वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी कठिनाइयां आ रही थीं। आखिरकार 2 जून को, यानी उनके लापता होने के 10 दिन बाद, उस जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक शव बरामद हुआ। शव के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें राजा लिखा था। जब पुलिस वाले विपिन को ये बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उसे पहचान लेते हैं कि ये तो उनके ही भाई की बॉडी है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। परिवार में हाहाकार मच जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चेन थी, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थीं, उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, एक टैबलेट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल है। लेकिन सोने की चेन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उनको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था। हथियार भी नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। हालांकि पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है जो स्कूटी मिलती है। वह प्रॉपरली एक जगह पर पार्क किया हुआ था। उसमें कोई स्क्रैच मार्क नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है,
बल्कि उन्हें मारा गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिस था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के बैग्स भी मिलते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे, और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को ओसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया होगा, और स्कूटी वहां पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये एक रेंटेड स्कूटी था। फिर उसने वो बैग भी वहीं पर फेंक दिया होगा। यानी कि कातिल हत्या कर बॉडी को दूर फेंका और स्कूटी को जानबूझकर सही से पार्क कर दिया ताकि सर्च ऑपरेशन गुमराह हो जाए। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई सावड़ों फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिली। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। सिर और पीठ पर धारदार हथियार से किए गए 2 गहरे घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सभी सबूतों से यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। अब तक पुलिस इस मामले को लूटपाट के इरादे से की गई हत्या मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई थी, जो उसी दिन से लापता थी। पुलिस को शक था कि लुटेरों ने राजा को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी, और संभव है कि सोनम की भी हत्या करके उसकी लाश कहीं छुपा दी गई हो। जैसे ही यह खबर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनता के भारी दबाव के चलते पुलिस को तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन करना पड़ा और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी गई। मगर इस केस की दिशा पूरी तरह से तब बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीढ़ी ने पुलिस को जानकारी दी कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ वेई सावड़ों फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इन तीनों युवकों की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवकों को एक साथ घूमते हुए देखा गया। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली तो उसमें कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और उत्तर प्रदेश के नंबरों पर होते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर इन दोनों राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास के इलाके से और आनंद कुर्मी को बीना मध्य प्रदेश गिरफ्तार किया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर और दबाव के कारण उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका और घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे पर काम करने वाले एक युवक से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया वह फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की कौन है। कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि यह वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर बात करते हुए जब लड़की ने अपने भाई से बात की तो वह लगातार रोती रही। थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब आप तुरंत पुलिस को फोन करें। ढाबे वाले ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब लड़की ने अपना नाम बताया और पहचान दी तो पुलिस समझ गई कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस बीते 17 दिनों से जुटी हुई थी। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को अपनी कस्टडी में लिया और औपचारिक कार्रवाई के बाद उसे मेघालय पुलिस को सौंप दिया। सोचिए, वही सोनम जो पिछले 17 दिनों से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो अचानक खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वह जिंदा थी और निर्दोष भी थी तो क्या यह काम वह पहले भी नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं किया? पूछताछ में जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी
और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने बार बार अपने बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब सख्त सवालों और ठोस सबूतों का दबाव बढ़ा तो उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। पुलिस के सामने सोनम रघुवंशी ने जो कहानी बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी सहमी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ शुरू की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जो सच्चाई कबूली उसने केस की हर परत को उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसे राज बताए जो इस केस की कड़ियों को जोड़ने में बेहद अहम साबित हुए। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी उसने तय कर लिया था कि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी और एक सही वक्त पर वह राजा को रास्ते से हटा देगी। उसका इरादा था कि राजा की मौत के बाद वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर सके। सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि राज कुशवाहा ही बार बार उसे समझाता था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वे हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वे आजाद नहीं हैं और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा संबंध था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए गए बयान में सोनम ने बताया कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इस साजिश के तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को भी इसमें शामिल किया। योजना के अनुसार सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि हत्या को एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके और किसी को शक न हो। 23 मई को जब वे सावड़ोंग फॉल्स के पास ट्रैकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से तीनों हमलावर छिपे हुए थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी मौके से लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी दी थी और कॉल्स ऑफ मीटिंग्स के जरिए हथियारों को निर्देश भी दिए थे। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव के चलते उसने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सभी आरोपियों को मेघालय लाया गया, जहां एसआईटी की टीम ने उन्हें अलग अलग रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और सच्चाई सामने आ गई। राजा रघुवंशी की हत्या किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े ऐसे सबूत बरामद किए हैं जो हत्या की योजना में सोनम और राज कुशवाहा की सीधी संलिप्तता को साबित करते हैं। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनम के कबूलनामे और 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूरा सच जनता के सामने आया तो देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग करने लगे। राजा के परिजनों, दोस्तों और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाले गए। लोगों का कहना था कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि पूर्व नियोजित और क्रूर हत्या है। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का सुझाव उसी का था, घूमने के लिए नहीं, बल्कि राजा को मरवाने के इरादे से।
अब पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीनों से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के अनुसार ही हो। इसीलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली। लेकिन उसके मन में पहले से ही यह योजना थी कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। और यही हुआ। राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे कहा था, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसीलिए पहले राजा को हटाना पड़ेगा। सोनम ने इस पूरी साजिश की योजना खुद बनाई थी। शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया। उसी रात राज ने सोनम से करीब 6 घंटे तक फोन पर बात कर पूरी योजना विस्तार से समझाई। सोनम को एक कीपैड फोन, एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक नई सिम कार्ड दी गई ताकि वह लगातार संपर्क में रह सके। इन सभी चीजों का खर्च पहले ही राज ने उठाया था। जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलोंग ट्रिप पर जा रही है तो राज ने सभी आरोपियों की टिकट बुक करवा दी, लेकिन खुद आखिरी वक्त पर जाने से मना कर दिया और इंदौर में ही रुका रहा। वहीं से वह आरोपियों को लगातार निर्देश देता रहा ताकि किसी को शक न हो। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल हुआ ताकि सबको लगे कि वह दुखी है और राजा के परिवार के करीब है। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर करके एक छोटी कुल्हाड़ी दव खरीदी और शिलोंग में सोनम और राजा के होमस्टे से लगभग 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर करीब 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। तीनों आरोपी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन चढ़ाई बहुत ऊंची होने के कारण वे थक गए और बोले कि वे राजा को नहीं मार पाएंगे। इस पर सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हामी भर दी। जब सोनम और राजा सुनसान जगह पर पहुंचे तभी तीनों आरोपी पीछे से वहां पहुंच गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तब उन्होंने पीछे से राजा पर हमला किया। राजा ने खुद को बचाने की कोशिश की और हमलावरों से संघर्ष भी किया, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से राजा पर वार किया। फिर जब राजा अधमरा हो गया तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वे उसे नहीं उठा सके तब खुद सोनम ने राजा को धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। ये सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपए दिए और कहा कि बाकी पूरा पैसा बाद में मिलेगा। इसके बाद आरोपी सोनम को स्कूटी पर बैठाकर करीब 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। स्कूटी सोनम के नाम से ही बुक की गई थी। सोनम ने उनके सामने ही अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया और उसे एक नदी में फेंक दिया ताकि कोई भी उसकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश लौट गई। इंदौर पहुंचने के बाद उसने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद सोनम के लिए कैब भेजी थी। सोनम उसी फ्लैट में रुकी रही, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया तो सोनम घबरा गई और अकेली गाजीपुर चली गई। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के कुछ दिन पहले ही सोनम ने एक नए मोबाइल में नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को उसे ट्रैक करने में मुश्किल हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। सोनम ने ही फोन पर राज को सारी जानकारी दी थी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया गया है और राजा की दिन भर की गतिविधियां क्या होंगी, ताकि हमलावर उसे सही समय पर फॉलो कर सकें। इस केस में सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने उपवास रखा था। उसने अपने सास से बात करते हुए कहा था, मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ। उसने यह व्रत एकादशी के दिन रखा था और उसने कहा कि वह मनोकामना पूरी होने के लिए व्रत कर रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी।
उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या की पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया और खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी। इसमें सोनम और राज की बातचीत साफ सुनी जा सकती है, जिसमें सोनम कह रही है, राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अब इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन गई है और इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी चालाकी से उसके गले से सोने की चेन, हाथ में पहना डायमंड ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठियां निकाल ली थीं, जिनकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख रुपए बताई है। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि सोनम अकेले यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी साजिश में घसीट लिया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि सोनम ने राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए थे और वादा किया था कि बाकी रकम बाद में दे दी जाएगी, लेकिन वह रकम कभी किसी को नहीं मिली। अब सोनम के वकील का दावा है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उनसे अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। लेकिन यहां सोचने वाली सबसे अहम बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास विकल्प था। वह चाहती तो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी। सच में यह बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है। जिससे आप प्यार करते हैं, अगर वह नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान ले लेते हो जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था। और जो लड़कियां इतनी दबंग होती हैं कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या तक करवा देती है, वही लड़कियां शादी से पहले इतना साहस क्यों नहीं दिखा पाती? शादी से पहले ही क्यों नहीं कह देती कि मुझे कोई और पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कैसी सोच है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं और लाखों लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब भी कोई लड़का अपने माता पिता की पसंद से शादी करने जाए तो लड़की से उसकी डिग्री या बायोडाटा मत पूछो, उसे पसंद नापसंद मत पूछो। उससे बस एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दो, मैं यह शादी कैंसिल कर दूंगा। यह कहकर कि लड़की मुझे पसंद नहीं है, शायद इस एक सवाल से किसी और मासूम राजा की जान बच जाए, शायद आगे कोई और बेकसूर शिकार न बने। ऐसे लोगों को सिर्फ उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में डर बना रहे और कोई भी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की हिम्मत न कर सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई देख सके कि प्यार और भरोसे के नाम पर कैसे एक मासूम जान ले ली गई। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों पोस्ट हो चुके हैं। जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।